हेलो गाइस, तो एक बार फिर मैं अर्जुन आपका 9वीं क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि ज्ञात करें, वो भी किस में, प्रतिशत में बतानी है। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन दे रखे हो परसेंटेज में है। तो अब 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5, क्या हो रही 40% की वृद्धि। तो पहले और अब भुजा, यानी पहले भुजा 5 थी, अब 2 बढ़ा दी तो कितनी हो गई 7। हमें पता है कि क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिखना है। तो 5 से 7 लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई भी 5 से 7 ही बढ़ेगी, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। लंबाई भी L बराबर B बराबर A, यानी इसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है, एक समान होती है वर्ग की। इसलिए 5 से 7 2 बार लिख दो। अगर क्षेत्रफल की बात करता है तो 2 बार लिखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होती है। अब 5 गुणा 5 25, 7 7 49, यानी पहले क्षेत्रफल 25 था, 49 हो गया तो कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया। कितने से बढ़ा 25 से गुणा 100, 25 चौक 100 और 24 चौक 96% वृद्धि, यानी अब क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 96%। नोट करें। तो अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर पर 12,500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 14,045 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना, जब ब्याज की गणना किस पर हो रही है, CI पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो एक तरफ लिख लें प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट P और A, यानी 12,500 रुपये की धनराशि जो है वो कितने प्रतिशत की दर पर, टाइम दे रखा है 2 वर्ष में, कितनी हो जाती है 14,045। सही ना। अब हमें रेट होता नहीं कि रेट कितनी है, यानी कोई धनराशि हमने जमा की 2 वर्ष के लिए 12,500 रुपये धनराशि 2 वर्ष में जमा करने पर 14,045 रुपये हो गई, तो उस पर हमें कितने प्रतिशत की दर पर ब्याज मिला, वो रेट बतानी है R। सही है। अब कुछ नहीं करना है, देखना है कि इसमें टाइम कितने वर्ष है, यानी 2 वर्ष में 14,045 रुपये होगी 12,500 रुपये की धनराशि। तो टाइम 2 वर्ष है तो इस पर लगा दो वर्गमूल, और 3 वर्ष होता तो लगा देते घनमूल। सही है ना। अब अगर काट सके तो ना काट लो, पहले 5 से काट लो, 5 दूनी 10 5 25। ठीक है, इसे काट लो, 5 दूनी 10 5 अट्टे 40 0 5 निम 45। काट लो। जब तक काट लें जब तक तुम्हें पता ना चल जाए किसका वर्ग है, अपनी इच्छा के अनुसार। अब हमने काटा जो होता है 50 का, 25 5 का और 0 को 0 लगा दो, जो होता है 53 का। सही है, यानी 50 से 53 हो गया। अब जो निकल के आया है वो 1 वर्ष का मूलधन है, यानी 50 रुपये धनराशि थी, 1 वर्ष में 53 रुपये हो गई। तो कितने रुपये ब्याज मिला 3, कितने पर 50 पर गुणा 100, काट दो, जो कट गया 2 बार, यानी 6% आ गई ब्याज की दर। ये इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी पहले इनका बहुलक निकालना है, फिर बहुलक के बाद माध्यिका, फिर उनका होता है ना माध्य होता है औसत। ठीक है ना। तो पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि बहुलक और माध्यिका और परिसर यानी कि रेंज क्या होता है, हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा है पार्ट 1 में, फिर आज फिर देखते हैं। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता, जिस अंक की बारंबारता देखो वही बहुलक कहलाता है, और माध्यिका होती है बीच वाली। ठीक है ना। अब तो सबसे पहले इनका आरोही क्रम लिख लें। तो सबसे छोटा इसमें क्या दिखाई दे रहा है 2, यानी 2 लिख लो पहले। उसके बाद और कहीं 2 है क्या, नहीं है। अब देख लो 3, यहाँ और कहीं आगे 3 है, एक जगह 3, यानी जिनको लिखते जाए उनको सर्किल बंद कर लो, ताकि ना तो दोबारा लिखे जाए और ना ही हमें ढूंढना पड़े कि कौन संख्या लिखी है कौन सी नहीं लिखी। तो जो भी लिखते चलें उसके ऊपर सर्किल करते चलें। आगे 4, और कहीं 4 है, नहीं। अब 5 एक बार और एक 2 बार जी है। आगे 6 और 6 2 बार 6 लिख लो। सही है। 7 एक बार 7 है और एक जी है 7, यानी 2 बार 7 आ रहा है। और 8, सही है, 9 और एक 9 ये हमने सारे लिख लिए। अब
तो सबसे पहले इसका निकालना है बहुलक। बहुलक होती है जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह बहुलक कहलाता है। तो इसका बहुलक कितना होगा, कौन ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका बहुलक हो गया 5। अब बताया था कि माध्यिका होती है हमेशा बीच वाली। वैसे इनके फॉर्मूले होते हैं n बराबर सम अलग और विषम अलग, लेकिन हमें फॉर्मूले नहीं पढ़ना, हमें देखना है कि माध्यिका बीच में देखनी है बस। तो बीच वाला कैसे ढूंढे, 2 इधर से काट दो, इधर से काटो, जल्दी जल्दी काटना है। 2 इधर से भी काट लो, इधर से भी काट लो, चाहे एक एक काटना चाहे 2 काट लो। अब कम रह गए तो एक एक करके काट लो, एक इधर से एक इधर से, एक इधर और एक इधर, सही है। तो बीच में कितना बचा, 5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, गलत कट गया 1, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इसे काट दो एक बार, यहाँ से दोबारा लिखते हैं 5 और 5, फिर आ रहा था 6 2 बार और आगे 7 2 बार था और 8 एक बार और 9 2 बार। चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 इधर से काट लो, 5 इधर से भी काट लो, 1 2 3 4 5, अब एक एक करके काट लो, एक इधर से और एक इधर से। अब कितना पद बचा बीच में, 2 बच रहा है, 5 और 6, देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 इधर काट दिए, 1 2 3 4 5 6 इधर काट दिए। अब जो बीच में अगर एक पद बच रहा है तो वही उसकी माध्यिका, अगर 2 बच रहे हैं तो दोनों को ऐड कर लो, 6 और 5 11/2, यानी इसकी माध्यिका कितनी होगी 5.5। अब माध्यिका, अब बोला कि बहुलक और माध्यिका का माध्य होता है, यानी इन दोनों का बताना, माध्य माध्य होता है औसत। अब इन दोनों को भी ऐड करो, तो 5 और 5 10.5, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या 2, तो एक माध्य और एक बहुलक और एक माध्यिका है, 2 का लगा दो भाग, लगा दो 5.25, आंसर हो जाएगा यही इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक कार एक समान चाल के साथ 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा के लिए लिया गया समय चाल, यानी जो किलोमीटर प्रति घंटे में है, का 1/3, यानी समय जो है वो चाल का 1/3 है। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो दूरी कितनी है, दूरी दे रखी d बराबर 300 किलोमीटर, और क्वेश्चन बोल रहा है कि समय जो है वो चाल का 1/3 है। तो हमने चाल मान ली 3x किलोमीटर प्रति घंटे, तो समय कितना हो जाएगा x, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि यात्रा के लिए लिया गया समय जो है वो चाल का 1/3 है। तो चाल हमारी कितनी है 3x, अगर इसका 1/3 निकालें, 3 से 3 कट गए तो टाइम कितना निकला x घंटे, सही ना। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि जो समय जो है वो चाल का 1/3 है, तो चाल कितनी है 3x, सही ना। और इसका 1/3 कर दो, 3 से 3 काट दो तो समय कितना आ गया x घंटे। अब तो 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय बताइए। तो समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, टाइम कितना है x, दूरी कितनी है 300, टाइम और चाल कितनी है 3x, 3 से कट गया जी 100 बार, इसका इधर गुणा कर दो तो x² बराबर 100, तो x बराबर कितना आ गया 10 घंटे, यानी यही इसका आंसर है, ठीक है। वाली कितनी आ गई 10 घंटे, नोट करें। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 14,000 रुपये में खरीदी गई, यानी ये क्या है क्रय मूल्य दे रखा है 14,000 रुपये, कितना है सीबी दे रखा है 14,000 रुपये, और इसके क्रय मूल्य के 4/7 पर बेची गई, यानी क्रय मूल्य के, तो क्रय मूल्य कितना था 7 और 4 में बेच दी गई, तब हानि का प्रतिशत बताइए। 4/7 में क्या लिखा है क्रय मूल्य के, तो जिसके पास के लगा इसका मतलब नीचे वाला होगा सीपी, और कितने बेच दिए उसको 4 रुपये बेच दिया, तब हानि परसेंट बताना है। तो सीपी दे रखा है 7 रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन है कितना वास्तव में 14,000, तो 7 बराबर 14,000 के, तो 1 बराबर कितने के 2,000 के, सही है। अब एसपी निकाल लो यहाँ से, 4 रेशियो की वैल्यू, तो 2,000 गुणा 4,
यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया, 8,000 रुपये आ गया। अब तुम कोई वस्तु लाए थे, खरीद का कितने की, 14,000 की, और तुमने बेच दिया कितने का, 8,000 का बेच दिया तुमने। तब बताना है तुम्हें कि कितने % की हानि हुई। तो 14,000 का लाए थे तो 8,000 का तुमने बेच दिया, तो तुम्हें 6,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस। कितने पर, क्रय मूल्य पर निकालते हैं हमेशा। क्रय मूल्य 14,000 गुणा 100, ठीक है। काट दो, 1 2 3, 1 2 3, 2 से कट गया 7 और 2 से काट दो से 3, हो जाएगा कितना, 300 बट्टे 700, सॉरी 7, भाग लगा दो, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 पीछे को 20, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 तो 42, सही, 6 बट्टे 7% हानि, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना कि जिसके बाद लगाओ क्रय मूल्य के जो पास में लिखा है और जो वही नीचे वाला होगा हमेशा, यानी कि 7 दे रखा है वो CP है और बेची गई तो ऊपर वाला विक्रय मूल्य है। अब तुम कोई वस्तु 7 में लाए थे, अब 4 की, 7 बराबर क्या है, 14,000 के, तो हमें निकालना पड़ेगा SP 4 रेशियो की वैल्यू। तो 1 बराबर 2,000, तो 4 की कितनी होगी, 8,000। 14,000 की लाए थे, 8,000 की बेच दी, तो 6,000 रुपये का लॉस हुआ। लाभ हानि निकालते सदैव क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 14,000 गुणा 100, सॉल्व कर लो, 42 सही, 6 बट्टे 7% हानि, यही इसका आंसर है। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना, वरना इसका सेकंड तरीका भी बताते हैं अब। तो देखें, यानी सेकंड तरीका देख लो अब। जब भी % में पूछे तो हमें रुपये का कोई महत्व नहीं है, यानी हमें आंसर % मत आना है। तो CP कितना दे रखा है, 7, और SP कितना है, 4। तो 7 की लाए थे और 4 की हमने बेच दी, कितने रुपये का लॉस हुआ हमें, 3 रुपये का। कितने पर, 7 गुणा 100, सही है, जो हो जाएगा कितना, 300 बट्टे 7, भाग लगा दो, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 पीछे को 20, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, यानी 42 सही, 6 बट्टे 7% हानि, सही है। जब भी आंसर % पूछ रहा है और लाभ और हानि हमें लाभ पता है, हानि पता है, CP कुछ भी पता हो, और रुपये का कोई महत्व नहीं, क्योंकि यहाँ भी रेशियो और यहाँ भी रेशियो, ये 7 क्या है, रेशियो, 4 भी रेशियो है, तो यहाँ पर जो लॉस निकल के आएगा वो भी 3 क्या होगा, रेशियो ही होगा। जब भी कोई संख्या बट्टे में लिखी हो जिसको मतलब वो काल्पनिक वैल्यू है, 7 और 4 क्या है, काल्पनिक रेशियो है, तो 7 क्रय मूल्य और 4R क्या है, SP है। 7 की लाई थे तो 4 की हमने बेच दी, तो लॉस हो गया 3 रेशियो का। अब तो लॉस हुआ 3 रेशियो का, और CP कितना है, 7 रेशियो, तो रेशियो से रेशियो कट गया, इसलिए रुपये का यहाँ कोई महत्व नहीं है, सही है। तो 3 गुणा 100 कितना हो गया, 300 बट्टे 7, भाग लगा दो, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 पीछे को 20, 7 दूनी 14, बचा 6, यानी 42 से 6 बट्टे 7% क्या हो गई, हानि होगी। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद यह वस्तु 432 रुपये में बेची गई, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, तो अंकित मूल्य होता है MRP, क्रय मूल्य होगा CP, यानी अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 35% कैसा है, अधिक है। अगर CP अगर 100 रुपये है तो ये वाला 35 ज़्यादा, यानी MRP कितना है, 135 है, ठीक है। अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 35% अधिक है। अगर ये CP 100 है, क्रय मूल्य CP, अगर ये 100 रुपये तो ये वाला इससे 35 ज़्यादा, यानी 135 है। अब अंकित मूल्य पर 20% का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि छूट। तो 135, 20 की हमने छूट दे दी, तो 80 बट्टे 100, काट दो, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, गुणा कर लो, 4 सत्ते 28, 8, 4 दूनी 8 और 2 10, सही है ना। ये आ गया विक्रय मूल्य। ध्यान रखना कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यानी जो भी कोई पुस्तक है अगर उस पर MRP डला है, मान लो 135 रुपये डला है, और जो दुकानदार उसने तुम्हें 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20 की छूट, यानी कि 80 बट्टे 100, डिस्काउंट मतलब क्या है, 100 में से घटा दो तो 80 बट्टे 100, यानी अब वो तुम्हें 108 की बेच रहा है वो। तो हमेशा ध्यान रखना कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। अब SP आ गए 108 रुपये, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह वस्तु 432 रुपये में बेची गई, जो तो हमारे हिसाब से है कि 108 विक्रय मूल्य,
जब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने बेची 432 की, तो 108 बराबर 432 के, एक बराबर कितने के, 4 के, काट दो सीधे सीधे, 4 और कट रहा है कि 4 अट्टे 32 और 4 एकम 4। पूछा कि वस्तु को क्रयमूल्य होता है, तो क्रयमूल्य हमने कितना मानना है, 100, तो एक बराबर 4 के, तो 100 रेशियो की निकाल दो, 100 गुणा 4 यानी 400, कितना आ गया क्रयमूल्य, 400 रुपये। यही इसका आंसर है, नोट करें। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर अर्जित ब्याज उस राशि का 1/25 है, यानी अर्जित ब्याज जो है उस राशि का, तो मैंने अभी बताया था कि जिसके पास का लिखा है वो हमेशा नीचे वाला होगा, यानी उस राशि का, तो राशि होता है मूलधन यानी कि पी, तो पी कितना है 25, अर्जित ब्याज, और ऊपर वाली क्या होगी, ब्याज, सही है। ऊपर वाला दे रखा मैं क्या, ऐसा ही, जो कि कितना है 1 रुपये। ध्यान रखना, किसी धनराशि पर अर्जित ब्याज उस राशि का, यानी राशि 25 रुपये थी तो उस पर 1 रुपये क्या मिल रहा है, ब्याज है, जहाँ निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि निवेश के वर्षों की संख्या क्या होगा, समय जो है वो दर के बराबर, मतलब आर के बराबर है, रेट। तब धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया, यानी टी बताना है। तब तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है कि एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ब्याज कितनी है 1, मूलधन 25, रेट हमें निकालना है समय, तो आर बराबर टी है, तो समय निकालना, तो आर की जगह भी टी लिख दें, टी, और टी तो फिर टी है ही है, बट्टे 100, 25 से कट गया 4 बार, 4 के धरोड़ा कर दो, 4 एकम 4 बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर 4 कितने वर्गमूल होता है, 2 का, यानी आंसर आ जाएगा 2 वर्ष। ये इसका आंसर है। तो देखते हैं, एक खुला टैंक 25 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर कैसा है, गहरा है, तो अंदर से 15 रुपये प्रति मीटर उसके पर इसकी दीवारों और तली, मतलब इसके फर्श जमीन पर प्लास्टर करने की लागत कितनी होगी, प्लास्टर करवाना है हमें। तो अब एक टैंक लंबा कितना है, एल बराबर 25 मीटर लंबा, चौड़ाई कितनी है 12 मीटर, और गहरा कितना है 6 मीटर, गहरा मतलब ऊंचाई। अब अंदर से 15 रुपये प्रति मीटर उसके ऊपर इसकी चारों दीवारों, यानी कि चारों दीवारों पर प्लास्टर करवाना, और इसकी तली मतलब फर्श पर भी क्या करवाना है, प्लास्टर करवाना है। तब इसका खर्चा बताना टोटल कितना आएगा। तो हमें पता है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में L प्लस बी इंटू एच, 4 दीवारी का, ठीक है ना, 4 दीवारी का फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल का, वो 2 कोष्टक में L प्लस बी इंटू एच, प्लस फर्श का और ऐड कर दो इसी में, फर्श क्या है आयताकार है, तो इसका क्षेत्र होगा L इंटू बी, यानी एल बी। तो ये टोटल हमें एरिया पता चल गया। अब निकाल लो, तो 2 लंबाई कितनी है 25 और चौड़ाई 12 इंटू एच कितना है 6 प्लस एल बी, यानी कि 25 इंटू 12, सॉल्व कर लो इसे। अब 25 और 12 37 गुणा 6 प्लस 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 और 5 30, 300 ये आ गया। इसे कर लो 37 दूनी 74 गुणा 6 प्लस 300, 6 4 को 24, 6 7 42 और 2 44 प्लस 300, यानी कि 4 और 3 744 आ गया टोटल क्षेत्रफल, सही है। यानी इतना मीटर स्क्वायर हमें प्लास्टर करवाना है। अब खर्चा कितना है, अगर 1 मीटर स्क्वायर कराओगे तो 15 रुपये देने पड़ेंगे तुम्हें, और तुम्हें कराना कितना है 744 मीटर स्क्वायर। तो निकाल लो खर्चा, 744 गुणा 15 कर दो, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 6 66, 15 सत्ते 105, 105 और 6 111, सही ना। यही इसका क्या होगा आंसर। इतने रुपए का तुम्हें खर्चा आएगा टोटल। अगला क्वेश्चन है
किसी घनावकार टंकी की क्षमता 12,288 किलो लीटर है, इसकी लंबाई 32 मीटर और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 3:2। तो टंकी की चौड़ाई बतानी है। सही है। तो किसी घनावकार टंकी की क्षमता मतलब ये इसका आयतन दे रखा है LBH, कितना है L गुणा B गुणा H, आयतन दे रखा है 12,288। अब इसकी हमें लंबाई दे रखी है 32 और B अनुपात H दे रखा है 3:2। सही है। तो रेशियो है तो यहाँ भी x लगा लो, 3 दे रखा है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x लगा दो इनकी वैल्यू। ये दे रखा है 32 और ये 3, सीधे सीधे लिख दो, 3 दूनी 6x² बराबर 12,288। काट लो इसे, 8 चौक 32, 8 से काट लो, 8 एकम 8, कितना बचा 4, 8 पंच 40, बचा कितना 2, 8 तिया 24, सही होता कितना 4 और 8 छिंग 48। सही है। दोबारा फिर देख लें तो 8 एकम 8, 4 बचा पीछे 42, 8 पंच 40 बचा 2 और 8 तिया 24, 4 बचा तो 8 छिंग 48। फिर काट दो 4 से, 4 एकम 4, 4 से काट दिए, 4 तिया 12, कितना बचा 3, 4 अट्टे 32, कितना बचा 1, 4 चौक 16, 6 से काट लो, अब 6 एकम 6, छिकनी 36, कितना बचा 2, 6 4 को 24। तो x² बराबर कितना आ गया 64। तो x वैल्यू यहाँ से निकल गया ये 8। अब हमसे पूछा कि टंकी की चौड़ाई बताइए, चौड़ाई कौन सी है B बतानी है। तो ये कितनी है 3x, तो 3 गुणा x वैल्यू कितनी है 8, यानी कि 24 मीटर। यही इसकी कितनी है चौड़ाई है, यही आंसर है 24 मीटर। तो देखते हैं A और B के वेतन का अनुपात है 6:7। यदि A के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,26,600 रुपये हो जाता है। तो B का वेतन बताना है। ठीक है। तो A और B इनका वेतन कितना कितना है 6 और 7। अब यदि A के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि कर दी तो A का वेतन पहले कितना था 6। सही है। अब 5 से 1/2 मतलब है 2 पंजे 10 और 1 11/, पहले फ्रैक्शन ही तोड़ लो, 5 से 1/2%, 2 पंजे 10 और 1 11/2%, आगे नीचे 100 और आ गए। अब ये किसी से कटेंगे तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 11/200। सही है। क्या हो रही वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले अगर बात करें इसका रेशियो में पहले कितना था 6R। सही है। अब 200 तो पहले से था, अब 11 और बढ़ गया, यानी कि 211/200 हो गया अब नया वेतन। 200 तो पहले सब चीज़ अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब पहले की 6R था। ऐसे ही अब इसमें 5 से 1/2% की हमने कर दी वृद्धि, तो 5 से 1/2 का मतलब है कि 11/200। तो 200 पहले था, वो 11 और बढ़ गया, यानी कि 211/200। अब इतना हो गया, लेकिन ये तो हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1,26,600 रुपये हो गया। तो 1,26,600 काट लो इसे, कट रहा है सीधे सीधे 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी इससे कट गया सीधे सीधे कितने बार 6 बार। सही है। सीधे सीधे कट रहा है 6 बार, क्योंकि हमें इसमें पता है कि इसका गुणा कर रहे हैं 6 में, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी पूरी संख्या यही आ रही है। तो इससे सीधे सीधे कट गया 211 से 600 बार। अब 6 से काट दो, ये भी कट गया 6 एकम 6 00, यानी 600 बार। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू जो आई है वो 1 2 और 3 4 0 और 1, यानी कितनी आ गई 10,000 आ गई। अब पूछा है कि B का वेतन बताना है, तो B का वेतन कितना है 7 रेशियो निकाल दो, गुणा कर दो सीधे सीधे, 7 गुणा 10,000, 1 2 3, यानी कि 200। यहाँ पर 200 लिखा है तो इधर आ जाएगा 20,000। सही है। यानी एक रेशियो वैल्यू जो आया वो 20,000 आ गया। हमें निकालनी है B का कुल वेतन, तो 7 रेशियो को गुणा कर दो, तो 1 2 3 4, 7 दूनी 14,000। ठीक है ना। एक और द्वारा फिर देख लें, A और B का वेतन का अनुपात था 6:7, इसमें वृद्धि कर दी 5 से 1/2, तुमने इसकी फ्रैक्शन तोड़ के आई 11/200, यानी पहले 200 वेतन था, अब 11 और बढ़ गया तो 211/200। ठीक है ना।
अब 211 से इसे काट दिए 600 बार और 6 से काट दिए 100 बार। अब 1 2 3 4 जीरो तो हमने ऐसे लगा दी, 1 2 3 4 और 2 एकम 2, तो 1 रेशियो और आ गए 20,000। अब बी का वेतन निकालना तो कितना है 7 रेशियो, तो गुणा कर दो 20,000 गुणा 7, तो 1 2 3 4 जीरो तो ऐसे लगाता हूँ, 7 दूनी 14 यानी 1,40,000 रुपये इसका क्या होगा, बी का वेतन होगा। ये इसका आंसर है। इससे आगे और पढ़ते हैं अगली वीडियो में।